अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो लेट्स स्टार्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, सो इसका क्या मतलब है? आप सबसे पहली लाइन में लिखते हैं हम हैश इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये फाइल को इंक्लूड कर रहा है। ये क्या है? हेडर फाइल। वो फाइल है जिसमें जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ वर्ड्स एंड रूल्स। तो उनके रूल जो है वो इस लैंग्वेज इसमें लिखे हुए, ये हेडर फाइल है, लाइब्रेरी फाइल। ठीक है। सो आगे हम लिखते हैं यूजिंग एसटीडी। ओके, तो स्टैंडर्ड एसटीडी जो है इसको हम नेटवेट एज यूज़ करें इसके। ठीक है। ये एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आईओ जो से हैं वो इसका हिस्सा है और इनको हम यूज़ करें जाने से। तो इसलिए हम हर स्टेटमेंट से पहले ये लिखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हमने इसको अटैच कर दिया तो हर स्टेटमेंट के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं मेन। तो एक्चुअली में मेन वो फंक्शन है जिसमें प्रोग्राम चलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ फ्लोट परसेंटेज, तो अब ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। तो दोनों जो है फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन जो है हम इसको इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो है फंक्शन ये बता रहा है कि प्रोग्राम जो है चलेगा वो सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा, इसमें चलेगा। ये हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ से कट करके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फंक्शन जो है वो इसके अंदर से स्टार्ट होगा। तो मेन फंक्शन का ये मतलब है कि हमारा एक्चुअल प्रोग्राम मेन फंक्शन के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम एक आउटपुट फंक्शन लिखते हैं। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ये बताती है कि ये मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको अगर हम अनबाउंड करेंगे तो ये कोड है, इसके अंदर लिखेंगे तो वो कोड होगा। ओके, तो सबसे पहले हम आउटपुट फंक्शन स्टडी करते हैं, सी आउट। ओके, तो सी आउट जो सा है ये बताता है कि सी का आउटपुट फंक्शन है। ये कीवर्ड है जो कि इसके अंदर मौजूद है, और इसके साथ ही इंसर्शन का दो एंगल ब्रैकेट्स हैं। ये बताती है कि सी आउट को प्रिंट करना। ये इसका सिंटैक्स है, लिखा हुआ है इसमें, इसके अंदर। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये हमें आउटपुट पे शो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ओके, तो सी आउट स्टेटमेंट आउटपुट पे रिजल्ट आंसर करने के लिए, रिजल्ट शो करने के लिए यूज होती है। ओके, तो इसके बाद अगर मैं एक और सी आउट लिखता हूँ, वी आर सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके, सो ये मैं लिखता हूँ। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करता है, हेलो वर्ल्ड से यहाँ पे कंट्रोल था, इसके आगे उसने ये वाला प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि न्यू लाइन पे प्रिंट हो तो यहाँ पे हम एक और इंसर्शन का डबल एंगल ब्रैकेट लिखते हैं और एक कीवर्ड यूज करते हैं ENDR। अब ENDR ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में, इस लाइब्रेरी में फ्री है। ठीक है। तो इसको अगर हम यूज़ करते तो रन जब करेंगे तो इससे आगे न्यू लाइन, ये क्या करता है, न्यू लाइन पे क्रिएट, एक न्यू लाइन क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अच्छा, अब इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। हम मैं लिखता हूँ सी आउट आई एम द बिगिनर इन सी प्लस प्लस। ओके, सी प्लस प्लस में मैं एक बिगिनर हूँ, तो ये इसके आगे प्रिंट हो जाएगा, ये आगे। लेकिन हम चाहते हैं कि न्यू लाइन पे प्रिंट हो, या तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ \n, ये एक एस्केप सीक्वेंस है, न्यू लाइन क्रिएट कर देगा यहाँ से। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ \n और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब जब यहाँ पे होता है सबसे पहले न्यू लाइन आती है, उसके बाद ये प्रिंट होता है। तो \n न्यू लाइन के लिए यूज होता है। अब मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे लिंक सर्चिंग के साथ EMBL यूज करता हूँ। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सी आउट फंक्शन का। अब हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारे को।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 22। तो अब एज की वैल्यू जो सी है वो इस वक्त 22 है। अब वेरिएबल वो चीज़ें हैं जो कि वैल्यू को किसी नाम के अंदर स्टोर करते हैं। ये एक नाम है जो कि स्टोर कर रहा है 22 वैल्यू मेमोरी में। अच्छा, और उसके बाद हम सी आउट के जरिए इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू स्टोर है, और प्रिंट क्या हो जाएगी, वो वैल्यू, ये वैल्यू प्रिंट होगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं कुछ और भी लिख दूँ, तो मैं इंसर्शन से उसको अलग कर दूँ, ईयर्स ओल्ड। तो इससे पहले भी मैं कुछ लिख देता हूँ, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो सा ये वेरिएबल की जगह इसकी वैल्यू 22 प्रिंट होगी। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है। उसके बाद अब हम यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एज की वैल्यू ये निकाल लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं सी आई एन। सी आई एन एक इनपुट फंक्शन है। सी आई ए जो कि वैल्यू इनपुट लेने के लिए यूज होता है, सी इनपुट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज। तो अब ये वैल्यू इनपुट लेगा, जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा वो एज में स्टोर हो जाएगी एज अ इंटीजर। अब ये डाटा टाइप जो है वो बाद में स्टडी करेगा, ये हमने इंटीजर यूज़ किया है। उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ ये वैल्यू एज। ओके, अब वो इनपुट कह रहा है कि इनपुट कोई वैल्यू करो, मैं 23 एंटर करता हूँ तो उसने प्रिंट कर दिया 28। या फिर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, योर एज इज। ओके, तो अब देखते हैं, मैं कोई एज एंटर करता हूँ 55, तो योर एज इज 55, ये प्रिंट हो गया क्योंकि जो इसने इनपुट लिया हमसे, एक वैल्यू हमने इनपुट दी और ये किस में स्टोर हो गया, एज में। ठीक है, तो ये इनपुट फंक्शन स्टेटमेंट है यहाँ पे, इनपुट कमांड। ओके, सो अब वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल वो चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 15। उसके बाद मैं लिखता हूँ एज सी आई एन एज। उसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट एज। अच्छा, सबसे पहले मैं रन करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 एंटर किया, 1 प्रिंट हो गया। अच्छा, एज की वैल्यू 15 है, लेकिन जब मैंने एंटर की तो इसकी वैल्यू चेंज हो के 1 हो गई, क्योंकि मैंने वो इनपुट दिया और वो स्टोर हुआ एज की वैल्यू में, एज की वैल्यू चेंज हो गई। उसके बाद मैं दोबारा एक बार प्रिंट करता हूँ सी आउट एज। अब एज प्रिंट करते हैं। पहले पहले एज 15 प्रिंट होगी। अब इसके आगे मैं लिखता हूँ 54, तो 54 प्रिंट हो गया क्योंकि एज की वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा, अब इतना क्लियर है। उसके बाद वेरिएबल की टाइप जो है वैल्यूज चेंज होती है। अब हम आते हैं वेरिएबल्स के बाद डाटा टाइप्स की तरफ। अब वो डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं कि ऑडियोज, वीडियोज, इस तरह यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इंटीजर, एज या क्लास, एस टी डी क्लास, स्टूडेंट क्लास। ओके, मैं लिखता हूँ फ्लोर, हाइट और परसेंटेज। वो लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग नेम। और लिखता हूँ करेक्टर, ग्रेड और सेक्शन। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये पूछूँ कि क्लास होगी, क्लास की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। वैल्यू स्टोर करके देख सकते हैं हम। मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 56 पॉइंट, ये वैल्यू लिखती है। अब मैं सी आउट करता हूँ एज। एज की वैल्यू हमें क्या आउटपुट आ रही है, सॉरी यहाँ पे ट्रेंड बताया हमने। एज की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 56, क्योंकि ये इंटीजर है, इसमें पॉइंट के बाद की वैल्यू स्टोर नहीं होती, इसमें पॉइंट्स नहीं आते। ठीक है, स्टूडेंट क्लास, जब हमने एक क्लास स्टोर करनी है, क्लास की वैल्यू यानी कि कौन सी क्लास में, तो वो इंटीजर होगी, फ्लोर में नहीं। मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि आप 12 इतनी क्लास में पढ़ो, आप 12th क्लास में हो या 11th क्लास में।
उसके बाद हाइट की वैल्यू मैं लिखता हूँ 5, फिर बाद में सी आउट करता हूँ हाइट को, तो आंसर हमारे पास क्या आता है। ओके, तो ये फ्लोट वैल्यू है। अब इसमें जो है टाइप जो सा स्टोर हो रही है वो पॉइंट में स्टोर हो रही है वैल्यू, उसमें पॉइंट में स्टोर नहीं हो रही, फ्लोट में वैल्यू पॉइंट में स्टोर हो रही है। इसके साथ हम एफ लगाए ताकि ये बताए कि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। सो ये फ्लोट वेरिएबल है। अच्छा, अब इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू जैक। ओके, अब जैक कौन सा है, ये एक टेक्स्ट डाटा टाइप है। और वेट, यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं। अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जैक। ये एक न्यूमेरिक टाइप की है, ठीक है। इसमें इंटीजर और फ्लोट जो है न्यूमेरिक डाटा टाइप है। इसमें नंबर में डाटा स्टोर होता है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसमें पॉइंट डेसिमल वैल्यूज होती हैं, और इसमें नेम नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं, इसलिए करेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 4 5, तो जब ये आंसर आएगा तो ये भी करेक्टर्स होंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई या डिवीजन नहीं कर सकते। मैं लिखता हूँ 44। अब मैं यहाँ पे आउटपुट लेकर था -10, तो क्या नेम में से 10 माइनस होगा, नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट डाटा टाइप है। एक्चुअली में लिखा तो हमने 45 या 45 में से 10 माइनस हो गया, लेकिन इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, लेकिन इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो ये है कॉन्सेप्ट। उसके बाद या तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 1 5। तो अब यहाँ पे मैं एज में से अगर निकालता हूँ 10, तो आंसर हमें मिल जाता है। इसके लास्ट एक में से 10 निकाले तो -9 हमारा आंसर है, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू पे हम परफॉर्म कर सकते टास्क, लेकिन जब हमने इसको स्ट्रिंग एज यूज़ किया तो इसमें हम ये टेक्स्ट है न्यूमेरिक में, जिस पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिसको हम वाइप आउट करते हैं। और अब स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो है आउटपुट लेके आना। मैं कहता हूँ ऑपरेशन पे आते हैं हम। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एज इंटीजर स्टूडेंट क्लास, और लिखता हूँ फ्लोट फ्लोट लिखता हूँ परसेंटेज के बाद लिखता हूँ मार्क्स, टोटल मार्क्स, और उसके बाद लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और उसके बाद लिखता हूँ उसके बाद लिखता हूँ ग्रेड, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है। अब ये सारी वैल्यू मैं इनपुट लेके आता हूँ। पहले हम आउटपुट पे एक शो करेंगे कि हमने क्या इनपुट देना है। एंटर योर नेम, जब एंटर नेम एंटर करना है तो इनपुट क्या आएगा, नेम वेरिएबल। उसके बाद फिर बाद में सी आउट एंटर योर क्लास। फिर बाद में यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं std क्लास। उसके बाद हम लिखते हैं सी आउट एंटर योर मार्क्स। उसके बाद मार्क्स एंटर कर लेते हैं, इनपुट लेते हैं। इनपुट क्या लिखना है हमने, मार्क्स। तो हमने आके एक्स के बाद सी आउट, फिर से हम एक मैसेज देंगे, क्या देंगे, एंटर टोटल मार्क्स। तो सी इनपुट ले लेते हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं,
हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया। परसेंटेज हम लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, परसेंटेज क्या होगी, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय, स्टेरिक का साइन होता है मास मल्टीप्लिकेशन के लिए, मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दें, पहले ये ऑपरेशन स्टोर हो, उसके बाद उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मास के साथ। तो ये वैल्यूज जो सी है, ये वैल्यूज पूरी परफॉर्म होगी, किस में स्टोर होगी, परसेंटेज में। हमने यहाँ पे ये वैल्यू डिक्लेयर की है कि इसकी डाटा टाइप फ्लोट है, और फिर बाद में हमने पहले इनमें वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इन्हीं वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने परसेंटेज की वैल्यू असाइन कर दी। इसको हम इनिशियलाइज करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, और फिर बाद में हम कहते हैं सी आउट योर परसेंटेज इज, यहाँ पे हम परसेंटेज की वैल्यू कर देते हैं परसेंटेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं डी एंड एल। सो जब हम इसको रन करेंगे तो ये पहले इनपुट लेगा और हमें आउटपुट में रिजल्ट शो करेगा, एरर कहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम दोबारा रन करते हैं, एंटर योर नेम, जैक क्लास 13, मार्क्स लेवल 4, टोटल मार्क्स 60 और मेरी परसेंटेज ये बनी, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो वेट, ये हमने अब कैलकुलेशन परफॉर्म किया, ये ऑपरेटर्स के साथ परफॉर्म किया। अब हम आते हैं स्ट्रिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे लेता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, सारे कर देता हूँ, तो मैं कर देता हूँ कमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट का मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अब ये सारी इग्नोर इस वक्त हमारे कोड नहीं है। अब हम इसको अंदर देखें तो इसकी कोई भी वैल्यू हमें आउटपुट नहीं शो होगी, तो कहते हैं। सो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट लास्ट और फुल। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सीन फर्स्ट, सीन लास्ट, तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि फुल जो सा है, फुल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस प्लस लास्ट। तो फिर बाद में मैं सी आउट करवाता हूँ ओके। तो सबसे पहले हम रन करते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग है फुल। फुल पे मैं एंटर करता हूँ जैक, इस पे मैं एंटर करता हूँ एन, मैं आउटपुट क्या मिलता है, जैक की वैल्यू किस में स्टोर हुई है, फर्स्ट में, इसकी वैल्यू अहमद की वैल्यू स्टोर हुई है लास्ट में। और फिर बाद में मैं एक फुल वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले जैक लिखा है, उसके बाद एक स्पेस डाली है, उसके बाद लास्ट जो सा नेम है वो अहमद, उन दोनों को जमा कर दिया। और ये पूरी वैल्यू किस में स्टोर हुई है, फुल में। फुल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने ऐड किया और फुल नेम में वो स्टोर कर दिया, और फुल नेम को हमें आउटपुट पर लेके आया, ठीक है। तो अब इसको भी कमेंट कर देते हैं, यानी कि हमारा जो सा कोड है
उसमें हम स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रिंग में से वैल्यू प्लस कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया, तो स्ट्रिंग को हम यहाँ पे क्या किया, प्लस ऑपरेटर के साथ कनेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं इफ स्टेटमेंट की तरफ। स्ट्रिंग कंप्लीट है, कमेंट्स कंप्लीट है। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब इस वक्त ये एक लाइन है, मैं इस लाइन के बारे में ये प्रोग्रामर कोई और यूज़ करने लगा है और उसमें एडिट करना है, तो इसलिए मैं छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन। मैं कहता हूँ कि दिस इज मेन फंक्शन। तो ये अब कंपाइलर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये कोड कोड खोल लेगा प्रोग्रामर दूसरा, तो उसको ये पता चल जाएगा ये जो सी लाइन है ये एक मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये कोड के सामने ये सिंगल लाइन है। जब मल्टी लाइन होता है तो हम ये स्टैटिक लगा देते हैं इसके साथ, और ये यहाँ तक एक कमेंट है, यहाँ तक एक कमेंट है, तो ये दूसरा है। ठीक है, मल्टी लाइन। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं उसके बाद हम आते हैं इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ। ओके, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या चीज़ है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर एज इज इक्वल टू एज, मैं लिख लेता हूँ अकेली। अब मैं लिखता हूँ सी इन एज, एज मैंने एंटर इनपुट लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कंडीशन लगाता हूँ, जिस कंडीशन की बेस पे कोई काम होगा। यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने पेंसिल लगाई है, इसके अंदर मैंने कंडीशन लिखी है इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18। अगर 18 से एज आपकी ज़्यादा है तो क्या प्रिंट होगा? मैं लिखता हूँ सी आउट यू कैन ड्राइव। ठीक है, ओके। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। वो इनपुट मांग रहा है एज, मैं कहता हूँ 12, तो उसने कुछ भी पास नहीं किया। अच्छा, एक्चुअली में एज की वैल्यू इस वक्त 12 है, और इस कंडीशन पे हम आते हैं, क्या एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा है? क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन जो है इस वक्त फॉल्स है। जब फॉल्स है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये वाला कोड नहीं चलेगा। फिर हम रन करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं 20 एंटर करता हूँ, यू कैन ड्राइव, क्योंकि इस वक्त ये कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, क्योंकि 20 बड़ा है 18 से। ठीक है, उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट है, बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट है। तो if, उसके बाद हम आते हैं एल्स। एल्स एल्स क्या प्रिंट हो? एल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट यू कैन ड्राइव। जब मैं अब इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या हासिल होता है? अब हम एक वैल्यू इनपुट करते हैं, मैं कहता हूँ कि 20, कंडीशन ट्रू है, हम 18 से एज हमारी 18 से ज़्यादा है, तो यू कैन ड्राइव। अब हम 18 से कम लिखते हैं, मैं लिखता हूँ 15, तो 15 एज से कम है। तो अब हमें क्या प्रिंट हुआ? यू कांट ड्राइव, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो गई है, एल्स वाली स्टेटमेंट चल गई है, जो कि जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाली स्टेटमेंट चलती है यहाँ पे। ओके, सो ये है सिलेक्शन स्ट्रक्चर कि हमने किस को चलने देना है और किस को हमें स्किप कर देना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ओके, तो अब हम एक और तरफ आते हैं। अगर मैं कहता हूँ, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, एल्स इफ मैं यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 18। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? गेट योर लाइसेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे 12 प्रिंट करता हूँ, यू कांट ड्राइव। ओके, मैं दोबारा रन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
65 यू कैन ड्राइव। और अगर मैं यहाँ पे 18 लिखता हूँ 18 क्या लिखता है गेट योर लाइसेंस। अभी आप 18 के हुए हो तो गेट योर लाइसेंस। अब यहाँ पे हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी पहले ही, जब 18 था 18 से बड़ा नहीं है बराबर है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है 18 80 से बराबर है तो ये ट्रू हो जाती है। ठीक है 18 इज इक्वल टू 18 ओके ये ट्रू हुआ है। तो फिर ये वाला चलता है। और अगर तो ये भी ना चले तो फिर एल्स का पूछ लेगा। मैं देखता हूँ यानी कि अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11 यानी कि वो एज 18 से बड़ी भी नहीं है और 18 के बराबर भी नहीं है, ये इससे कम होगी तो यू कांट ड्राइव। ठीक है तो ये हमारे पास आउटपुट है। तो अब ये बिल्कुल बेसिक था इफ एल्स और इफ एल्स इफ। अब हम थोड़ा सा और आगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। इसको हम कंट्रोल दैट इसको हम एक्चुअली कर सकते हैं कमेंट आउट। इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये अब कमेंट हो गया हमारा। ओके सो इसको कॉपी भी कर देते आगे हमारे पास जगह 3 जगह सेव। ठीक है अब हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि कोई कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हम आते हैं नेस्टेड के ऊपर। हमारे पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स। अच्छा मैं कहता हूँ इंटीजर ए बी सी। ओके तो CIN ए बी सी वैल्यू मैं कहता हूँ 13 14 15 3 वैल्यूज़ हैं। ये 3 वैल्यूज़ मैंने इनपुट ली हैं। ठीक है अब मैं देखने कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, वैल्यूज़ कौन सी बड़ी है। मैं कहता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी। मैं यहाँ पे अब ब्रेसेस लगाऊंगा। ब्रेसेस तब लगाते हैं जब एक लाइन से ज़्यादा, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन थी तो एक लाइन चल पड़ी। तो जब एक लाइन से ज़्यादा कोड हो तो फिर ब्रेसेस यूज़ करते हैं। मैं एक और इफ लगाता हूँ अगर तो ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है तो अब हमें क्या प्रिंट हो सी आउट ए इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है तो ये आउटपुट आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू लिख देता हूँ सिर्फ इस पे हम बात कर रहे हैं 12 13 4 कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि ए ना बी से बड़ा है ना सी से बड़ा है 12। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 मैं लिखता हूँ 3 2 1। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास। ओके तो पता नहीं क्यों रुक गया था। अब हमने वैल्यू प्रिंट किया तो 5 इज ग्रेटर दैन सी अगर यानी कि सिर्फ इफ चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक और इफ एल्स इफ लगाते हैं वो इसी को देखेगी। अब बी अगर बड़ा है ए से उसके अंदर हम एक और इफ लगा देते हैं इफ बी बड़ा है सी से सी आउट यहाँ पे लिखते हैं बी इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 6 अब 6 बड़ा है ये वाला 6 बड़ा है यानी कि ए क्या बी से बड़ा है
5 6 से बड़ा है, नहीं बड़ा। तो अब ये सारी नहीं चलेगी। अभी इस पे आता है, क्या 6 5 से बड़ा है? यस। क्या 6 2 से बड़ा है? यस। तो क्या आएगा? 6 सबसे बड़ा है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एल। अगर तो बी भी नहीं बड़ा, वो भी नहीं बड़ा, ए भी नहीं बड़ा, तो कौन सा बड़ा है? सी। सी आउट, मैं लिखता हूँ सी इज द ग्रेटर। तो एस वाला कोड खुद ब खुद चल जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 भाई इधर क्या लगा रखा है? मैं लिखता हूँ 4 5 6। 46 45 43। ओके, तो 46 इज ग्रेटर, सबसे बड़ा क्या है? ये वाला 46। ए जो सा है 46, वो 45 बी से बड़ा है। ए जो सा 46 वो 43 से बड़ा है, तो 46 सबसे बड़ा है। ओके, तो अब एक बार रन करते हैं। मैं तो 85 76 और 97। ये बार बार करता है। 62 68 और अब 68। अब बी की तरफ आते हैं। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं। 62 भी 68 से बड़ा नहीं है। उसके बाद बी जो सा है, बी जो सा है वो ए से बड़ा है। 68 ए से बड़ा है, ठीक है। क्या बी सी से बड़ा है? बी जो सा है 22 से बड़ा है, ठीक है। तो 68 इज द ग्रेटर। तो okay, तो इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं। एक्चुअली में ये क्या हमने पढ़ा, इफ़ के अंदर हमने कोड इफ़ स्टडी की, एस के अंदर हमने कोड एस। तो ये क्या है? नेस्टेड इफ। ए के अंदर एक कोड, इसके अंदर हम एक कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे आगे कोड लिख देंगे तो वो एक कोड बन जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं हम? नेस्टेड। एक के अंदर हम और ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, तो ये भी कमेंट हो गया। तो अब और गाइस, तो अब हम आते हैं स्विच स्टेटमेंट की तरफ। ये भी एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ इंट डे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सी आउट करता हूँ कि वो लिखे एंटर द डे। तो डे एंटर करेगा। तो इनपुट ले लेते हैं। ओके, तो डे जो सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 1 2 3, वो है इनपुट लेगा इंटीजर की फॉर्म में। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सा डे है। वो इफ एल्स में नहीं हम चेक करेंगे, हम स्विच यूज़ करते हैं। स्विच में हमने एक्सप्रेशन लिखा है। स्विच लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, स्विच में मैं लिखता हूँ डे। ओके, तो डे को हमने यहाँ पे चेक करना है। अब मैं यहाँ पे स्विच बना लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 1। अगर तो 1 है तो सी आउट क्या हो? पहला दिन कौन सा होता है? मंडे। मंडे आउटपुट पे आए। ओके, तो अब दूसरे केस अगर वो 2 एंटर करें तो दूसरा डे है, तो सी आउट ट्यूसडे। और अगर केस तीसरा दिन है तो सी आउट ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके बाद अगर केस 4 है, चौथा दिन अगर हम ऐड करें तो चौथा दिन हमारे क्या बनता है? तो वो आउटपुट क्या आ जाए? थर्सडे। तो उसके बाद अगर केस 5वां दिन एंटर करें तो हमारे पास आउटपुट क्या है? फ्राइडे। केस 6 सी आउट। उसके बाद
सैटरडे, इसके बाद केस 7 सी आउट सैटरडे संडे। और इसके बाद हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर कोई भी ठीक ना है तो क्या आउटपुट है, कोई भी स्टेटमेंट है, ये एल्स के तौर पे काम करती है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। मैं लिखता हूँ इन वैलिड इनपुट। आपने इनपुट में कोई ठीक दिया और अगर कोई स्टेटमेंट नहीं चली। अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब हम रन करते हैं, इनपुट डे एंटर करते हैं, 5वां दिन। तो 5वां दिन क्या है? ओके, तो एक्चुअली में ये अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर जो सा भी चलेगा उसके आगे नीचे सारे केस स्टडी चलेंगे, ठीक है। यहाँ ये कंट्रोल जब यहाँ पे आया ना, तो ये इस कंट्रोल का हिस्सा है। तो जब ये चलेगा तो ये कंट्रोल के लास्ट तक जाएगा, ठीक है। जब 5वां चला फ्राइडे और सारा कुछ प्रिंट हो गया। अब हमने एक और एक स्टेटमेंट है, उसको हम कहते हैं ब्रेक। हम सबके साथ ही यूज़ करते हैं, बट यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट एंड यहाँ पे भी, 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 और यहाँ। ओके, तो अब हम इसको रन करेंगे तो हम कोई भी डे आप एंटर करते हैं 4, तो हमें एक मिलता है थर्सडे। थर्सडे 4, केस 4 क्या है, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, डे। डे अगर 4 आएगा तो 4 पे हम क्या थर्सडे एंटर। थर्सडे के बाद क्या होगा, ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये इस स्टेटमेंट से, इस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा, बाहर आके मेन फंक्शन हमारा एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ डे नंबर 87, वो कहेगा इनपुट अनवैलिड इनपुट, यानी कि कोई भी केस जब हमारे पास नहीं चला तो डिफ़ॉल्ट एल्स में हमारे पास क्या है, इनवैलिड इनपुट ये चलता है। ओके, कोई एक स्टेटमेंट लाते हैं, 6 लिखता हूँ तो 6 जो होता है सैटरडे हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर। ये जब केस 6 था हमारे पास एंड डे 6 आ गया। तो ये स्विचेस तब होता है जहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन की एक ही वैल्यू होती है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं ट्रू फास्ट भी लिख सकते हैं, 1 या 0 इस तरह। तो वो हम पे मैटर करते हैं, इस पर हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। अभी तो हम ट्यूटोरियल स्टडी कर रहे हैं कि ये सी लैंग्वेज है क्या चीज़। कमेंट डाउन करते हैं, आगे हम चलते हैं लूप्स की तरफ। ओके, तो आई गेस इतना काफ़ी है। आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। लूप वाला जो है तो फिर वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, उसमें नेस्टेड भी आती है, यहाँ पे भी नेस्टिंग होने की। सबसे पहले हम और व्यू कर लेते हैं। हमारे पास सी आउट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, उसके बाद सी इन इनपुट फंक्शन है, हमारे पास डाटा टाइप्स है, क्लास की जो सी डाटा टाइप या पेज है वो हम इंटीजर यूज़ करते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं आता है, परसेंटेज वगैरह है, परसेंटेज या हाइट वो हम फ्लोट यूज़ करते हैं। अगर मैंने किसी को ग्रेड लिखना है, सिंगल करेक्टर है तो उसके लिए चार यूज़ होगा। अगर नेम है, इससे ज़्यादा करेक्टर्स हैं तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ। अब स्ट्रिंग को भी हम ऐड वगैरह कर सकते हैं। मेरे पास एक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उनको मैंने ऐड किया किस ऑपरेटर के ज़रिए, प्लस ऑपरेटर। जो सही ऐड होते हैं, ऐड होने के बाद इसमें एक स्टोर कर दिया मैंने और इसको फिर प्रिंट करवा दिया आउटपुट के ज़रिए। तो इसको हम इंसर्शन कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की तरफ। सिलेक्शन का स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपकी किसी कंडीशन की बेस पे कोई स्टेटमेंट चलेगी। यहाँ पे मैंने कहा एज अगर 18 से ज़्यादा है, इनपुट एज की 18 से ज़्यादा है तो वो कहेगा कि आप ड्राइव कर सकते हो। अगर 18 के बराबर है तो वो कहेगा कि आप अपना लाइसेंस बनाओ। और अगर 18 से कम है, अगर दोनों कंडीशन नहीं चल रही, कोई कंडीशन नहीं चल रही, तो वो क्या कहेगा, आप ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद मैं नेस्टेड की तरफ आता हूँ। नेस्टेड का मतलब ये है कि एक के अंदर दूसरी एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ, यानी कि मैंने 3 वेरिएबल लिए, 3 को इनपुट लिया, फिर बाद में देखा कि अगर ए बी से बड़ा है, उसके बाद मैं दोबारा देखा अगर ए सी से भी बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाए, ए सबसे बड़ा है, तीनों से बड़ा है, ठीक है। अगर बी ए से बड़ा है, यानी कि ए अगर दोनों से बड़ा नहीं है, यानी कि ए की वैल्यू किसी एक वैल्यू से छोटी है, तो क्या बी ए से बड़ा है। अगर ठीक हुआ तो फिर उसके बाद देखा बी सी से भी बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा हुआ तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, बी सबसे बड़ा है, ठीक है, बी सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद अगर एंड पे हमारे पास आता है
अगर सी, अगर ना बी बड़ा है ना सी, ए बड़ा है ना बी बड़ा है, उसके बाद देखते हैं अगर सी जो है वो ए से बड़ा है, सी ए से बड़ा है तो फिर क्या प्रिंट होगा, फिर आगे एक नेक्स्ट इफ चलेगी, वो पूछेगा सी क्या बी से बड़ा है, अगर सी बी से बड़ा है इसका मतलब सी इज़ ग्रेटेस्ट, ये हमारे पास आउटपुट आएगा। उसके बाद हम आते हैं स्विचेस की तरफ। सर हमें यहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा, नेस्टेड सिलेक्शन पढ़ा, उसके बाद स्विच में हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन की बेस पे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी उसको हम केस कहते हैं, और उसमें से अगर कोई एक वैल्यू एक केस ट्रू होगा तो वो वाला चलेगा। अच्छा, और अगर हमने एक से ज़्यादा चलाने हैं, एक के आगे वाले सारे चले, तो हम ब्रेक नहीं यूज़ करते। ब्रेक एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें इस पूरे स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से बाहर ले जाएगी। अगर हमारा केस 5 चला है तो 5 के बाद ब्रेक हो जाएगा, फ्राइडे प्रिंट होके एंड हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, उसके बाद आगे मूव करेगा प्रोग्राम। मैंने एक डे एंटर किया, कोई भी 6 7 6 एंटर किया, तो उसके बाद एक्सप्रेशन क्या है, स्विच क्या है, स्विच का एक्सप्रेशन क्या है, डे, डे क्या है अगर 6। अब केस देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का केस ट्रू हो गया, तो यहाँ पे हमें प्रिंट आउटपुट पे क्या मिला, सैटरडे, तो सैटरडे के बाद ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गया आंसर। तो यहाँ पे हमने स्विचेस तक हमने पढ़ लिया हुआ है, तो आगे हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे अगले सेक्शन में, जिसमें हम करेंगे लूपिंग, इफ एल्स भी हम उसमें स्टडी करेंगे, और आगे हम मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।